निवास स्थान एवं कर दायित्व की। ठीक है, रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। एक व्यक्ति के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वह केवल भारत में ही आय प्राप्त करे। ठीक है, हम अभी बात कर रहे हैं निवास स्थान। ठीक है, निवास स्थान जैसे कि हमारा सामान्य अर्थ होता है निवास स्थान मतलब हम जहां रह रहे हैं, निवास का मतलब रहना है ना, स्थान यानी उस जगह से। ठीक है, तो बोलते हैं ना भाई आपका निवास स्थान कहाँ है, तो हम लोग बताते हैं फलाने जगह में रहते हैं, फलाने नगर में रहते हैं, फलाने जगह पर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आयकर के दृष्टिकोण से भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार से आय निवास स्थान को भी निर्धारित किया गया है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण होता है आयकर में। तो एक व्यक्ति के लिए ये आवश्यक नहीं होता है कि वो भारत में ही रहता हो या भारत से ही वो आय प्राप्त करता हो, है ना, वह विदेश से भी ले सकता है भाई, फॉरेन से भी वो इनकम जो है एक्सपेंडिचर कर सकता है ना। तो एक व्यक्ति द्वारा जो विभिन्न स्थानों से अर्जित आय है, आय के बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं, अर्जित आय है ना। तो अर्जित आय जो है यानी कि कहां से वह इनकम गेन किया है, कहां से वह प्राप्त किया है, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। वह किस स्थान से आयकर चुकाएगा और कहां वह किन आयों पर कर देगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। तो किस स्थान की आय पर कर नहीं चुकाएगा, किस स्थान की आय पर वह कर चुकाएगा, ये जानकारी तभी हो सकती है जब हम उस व्यक्ति के गत वर्ष की निवास स्थान को हम तय करें। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ए पर्सन दैट ही विल रिसीव इनकम ओनली इन इंडिया, यानी कि ये कोई जरूरी नहीं है कि वह भारत में ही वह आय को प्राप्त किया हो। He may also get income in foreign countries. Now the very important question is on which income the person will pay income tax or on which will not pay income. These questions can always be solved only when we determine the residence of that पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि गत वर्ष में उसकी निवास स्थिति क्या है यह इस पर निर्भर करता है। तो करदाता की जो निवास स्थिति है, जो आपके रेसिडेंशियल स्टेटस, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसेस यानी कि करदाता की निवास स्थिति, यहाँ पर हम करदाता की निवास स्थिति के बारे में आज चर्चा करेंगे कि उसकी निवास स्थिति को कैसे निर्धारित किया जाता है। भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत हम किसको निवासी मानेंगे, किसको निवासी नहीं मानेंगे, यहाँ पर ये देखना है। तो देखिए कि भाई ये दो तरीके से बढ़ जाता है। निवास के आधार पर करदाता जो है, तो निवास के आधार पर हम देखते हैं, इसको एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। निवास के आधार पर करदाता, ठीक है, टैक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। अब इसको हम जैसे कि पहले पूर्व में जो हमने चर्चा की थी उसके अनुसार से मैंने 2 पॉइंट बताया था कि भाई निवास के आधार पर करदाताओं को 2 श्रेणी में विभाजित किया गया है। पहला आपका है व्यक्ति, पर्सन, दूसरा जो है वह है हिंदू अविभाजित परिवार। ठीक, 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है, पहला व्यक्ति, दूसरा हिंदू अविभाजित परिवार।
यानी कि करदाता के निवास स्थान को उसकी निवासी स्थिति कहा जाता है, या जो निवासी स्थिति है उसके गत वर्ष में भारत में रहने की अवधि पर निर्भर करती है, यानी टाइम पीरियड पर उसका डिपेंडेंट होता है। अतः प्रत्येक गत वर्ष के लिए करदाता की भारत में रहने की अवधि का आधार उसकी निवास स्थिति को तय करता है कि वह व्यक्ति निवासी है या अनिवासी है। तो एक व्यक्ति की निवास स्थान की उसकी राष्ट्रीयता या नागरिकता से उसका कोई संबंध नहीं होता है। यहाँ पर हम उसका आगे की भी हम बात करेंगे। तो द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एक्सेस में बी शो इन द फॉलोइंग। तो इसमें हम ये देखते हैं कि भाई वो किस तरीके से है। तो इसमें रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस, इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को किस श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो निवास के आधार पर जो करदाता हैं इनकी श्रेणियां पहले दो श्रेणी में इसको विभाजित किए, पहला व्यक्ति है और दूसरा हिंदू अविभाजित परिवार। अब हम जब व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्ति को दो भागों में हम विभाजित करते हैं, एक तो निवासी और दूसरा अनिवासी, है ना। यानी कि हम ये कहें कि वह यहाँ का निवासी है या यहाँ का निवासी नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई उसकी श्रेणी कितनी है, भाई वो निवासी हम माने या ना माने। तो इसको हम दो पार्ट में, पहला हमारा बेसिक ये हो जाता है कि निवासी और अनिवासी। अब इसको निवासी को भी दो भागों में विभाजित किया गया है आयकर अधिनियम के अंतर्गत। ये है पहला आपका साधारण निवासी, ठीक है, साधारण निवासी, और दूसरा है असाधारण। ओके, इसको निवासी को दो स्थिति में बांटा गया है, दो भागों में, साधारण और असाधारण। तो अब कुल मिला के कितने हो गए, तीन हो गए, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। हिंदू अविभाजित परिवार की भी दो स्थिति है, आपकी निवासी और अनिवासी, कि भाई वह रेसिडेंशियल है या नॉन रेसिडेंशियल है। अब यहाँ पर जो निवासी है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ये भी होगा आपका साधारण और असाधारण, ठीक, साधारण और असाधारण। अब साधारण जो निवासी है, जो हिंदू अविभाजित परिवार के अंतर्गत साधारण निवासी, इस साधारण निवासी को तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहला है आपका फर्म, क्योंकि हिंदू अविभाजित परिवार ऐसा परिवार जो कि डिवाइड नहीं हुआ है, इंडिविजुअल नहीं है, अलग अलग है। तो फर्म या व्यक्तियों का समुदाय, व्यक्तियों का समुदाय, ठीक। दूसरा है कंपनी, तीसरा है आपका प्रत्येक अन्य व्यक्ति। अब ये भी क्या है, इनके भी दो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, निवासी अनिवासी, निवासी अनिवासी, निवासी अनिवासी, ठीक है। निवासी अनिवासी, निवासी अनिवासी, निवासी और अनिवासी, रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल।
तो यहाँ पर प्रत्येक गत वर्ष के लिए निवास स्थान जो है वो निर्धारित किए जाएंगे। तो निवास स्थान के आधार पर करदाताओं की श्रेणियों को हम विभिन्न इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। उसकी श्रेणी को दो भागों में बांटा गया, व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार। अब व्यक्ति को दो भागों में बांटा गया कि वह निवासी है या अनिवासी है। हिंदू अविभाजित परिवार को भी दो भागों में विभाजित किया गया, निवासी, अनिवासी। अब यहाँ पर निवासी जो है वह दो भागों में फिर से बढ़ गया, आपका साधारण निवासी है या असाधारण निवासी है। हिंदू अविभाजित परिवार के अंतर्गत जो निवासी है उसको दो भागों में विभाजित किए, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। साधारण निवासी जो है हिंदू अविभाजित परिवार के अंतर्गत इसको तीन भागों में विभाजित किया गया, फर्म या व्यक्तियों का समुदाय, कंपनी, प्रत्येक व्यक्ति, ये सभी दो दो भागों में कि भाई वो निवासी है या अनिवासी है। यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रेसिडेंस फॉर एवरी प्रीवियस ईयर, यानी गत वर्ष के लिए निवास स्थान, इसका निर्धारण कैसे होगा, इसे हम कैसे लेंगे। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि ये आवश्यक नहीं है कि एक करदाता एक गत वर्ष में निवासी है, थोड़ा सा इंग्लिश में भी बताएंगे कि वह निवासी होगा। वह उसके गत वर्ष में साधारण निवासी हो सकता है, अनिवासी हो सकता है, किसी अन्य गत वर्ष में वह असाधारण निवासी या अन्य किसी गत वर्ष में वह अनिवासी भी हो सकता है। लेकिन ये निश्चित है कि एक गत वर्ष में वह किसी न किसी एक श्रेणी को वह बिलोंग करेगा, वह एक न एक श्रेणी में आएगा। तो एक व्यक्ति एक ही वर्ष में एक से इंग्लिश में भी बताएंगे सर थोड़ा सा। ये कोई जरूरी नहीं है कि वह केवल भारत में ही रह रहा है या कहीं और रह रहा है। वह एक वर्ष में अर्थात 365 दिन में वह अलग अलग देशों में भी रह सकता है, उसका निवास अलग अलग स्थानों पर भी हो सकता है। अर्थात हम ये कहें कि एक से अधिक देशों में वह रह सकता है और उसी वर्ष में एक देश में निवासी हो सकता है और दूसरे देश में वह अनिवासी हो सकता है। लेकिन एक गत वर्ष में एक ही देश में वह व्यक्ति दो निवास स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है, अर्थात वह नहीं हो सकता। द रेसिडेंस ऑफ ऑल कैटेगरीज सो इन द चार्ट the excess that determined in each previous year respectively on residence excess in a previous year may also become again residence in another year, and he may also be not ordinary residence or non-ordinary residence another year. He must be compulsory in any one category during any previous year. There shall not be two residential status of an axis in the same previous year. However, one person may be resident of more country in one previous year and may be residents in one country and non-residents in another country in the same previous years. ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि वेरियस सोर्सेस ऑफ इनकम एंड रेसिडेंस। तो आय के विभिन्न जो भिन्न भिन्न स्रोत और उसके निवास स्थान, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। ये अंडर सेक्शन 6(5). तो यहां हम ये देखते हैं भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 6(5) में परिभाषित किया गया है कि आय के भिन्न भिन्न स्रोत एवं निवास स्थान, वेरियस सोर्सेस ऑफ इनकम एंड रेसिडेंस। इफ एन एक्सेस अर्न्स हिज income through different sources, the residential status for each sources of income will be similar in one previous year. It will not change. यदि किसी व्यक्ति की अनेक स्रोतों से आय है, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि किसी व्यक्ति के आय के स्रोत जो है भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार से 5 भागों में, इसको 5 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है।
जैसे कि आपका पहला है वेतन सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी मकान संपत्ति से आय, तीसरा बिजनेस प्रोफेशंस व्यापार व्यवसाय से आय, चौथा आपका है पूंजी लाभ कैपिटल गेन, और पांचवा आपका है अदर सोर्सेज। तो ये पांच मुख्य भाग हैं किसी भी व्यक्ति के आय के रिसोर्सेज के, यानी उसके पास आय प्राप्त करने के साधन जो है वो भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत पांच मुख्य भागों में उसको विभाजित किया गया है, पांच हेड्स उसके किए गए हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जो आय के स्रोत हैं एक से अधिक हो सकते हैं। वेतन वाला हाउस प्रॉपर्टी से भी ले सकता है, बिजनेस से भी ले सकता है, अदर इनकम से भी हो सकता है, उसका कैपिटल गेन से भी हो सकता है। तो इस तरीके से एक से अधिक रिसोर्सेज जो हैं उससे उसको आय प्राप्त हो सकती है। तो प्रत्येक स्रोत के लिए वो एक गत वर्ष में उसकी निवास स्थिति को देखी जाएगी, या एक जैसे ही होगी, उसकी अलग अलग नहीं होगी, वो बदलेगी नहीं, है ना भाई। वो जहां से भी वो आय प्राप्त कर रहा हो, जहां से भी उसको इनकम हो रहा हो, ठीक है, एक हेड के लिए अलग, दूसरे हेड के लिए अलग, ये ऐसा नहीं हो सकता है। वह एक ही हेड के अंतर्गत आएगा और वो उसी के लिए निवासी या अनिवासी हो सकता है, यानी कि साधारण निवासी, असाधारण निवासी या अनिवासी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमने फॉर एग्जांपल्स ले लिए कि मिस्टर ए जो है अपनी आय के किसी एक स्रोत के लिए किसी गत वर्ष में निवासी है, तो वह अपनी आय के अन्य स्रोतों के लिए भी उसी गत वर्ष में वह उसको निवासी माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम ये देखते हैं कि जो निवास स्थान को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो निवास स्थान जो है इसको सिद्ध करने की जो लायबिलिटी है, इसको तय करने के लिए वह कैसा है, किस तरीके से हम करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रूविंग रेसिडेंस। तो यहां हम ये देखते हैं कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द एक्सिस टू place all materials facts before the exciting officer, and he will prove that he is residence or not residential, residence or not resident during the related previous year for the particulars आपके असेसमेंट्स ईयर्स। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है, व्यक्ति को हम दो भागों में विभाजित किए, हम एक एक की बात करते हैं। एक व्यक्ति का निवास स्थान निर्धारित करने के लिए क्या शर्त होता है, तो हम व्यक्ति की बात करते हैं, बाकी को हटा देते हैं। तो व्यक्ति जो है, ठीक है, व्यक्ति को हमने दो भागों में विभाजित किया कि भाई एक तो वो निवासी हो सकता है, दूसरा अनिवासी। अब निवास स्थिति को हमने दो भागों में बांटा, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल, हम पर्सन की बात कर रहे हैं। तो करदाता को आयकर अधिकारी के समक्ष संबंधित जो तथ्य हैं उसको प्रस्तुत करना होता है और यह साबित करना होता है कि वह व्यक्ति अमुक यानी कि इस कर निर्धारण वर्ष में या संबंधित गत वर्ष में निवासी है, या असाधारण निवासी है, या अनिवासी है। तो ये तीन मुख्य बातें हैं, इसको आपको पहले समझना होगा। साधारण निवासी कब होगा, असाधारण निवासी कब होगा, और अनिवासी कब होगा। तो यहां हम ये देखते हैं कि भाई निवासी होने के लिए उसको क्या शर्त होती है। तो यहाँ भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत मुख्य शर्त और अतिरिक्त शर्त, मुख्य दो शर्तें और अतिरिक्त दो शर्तें बताई गई हैं। इन दोनों शर्तों को यदि वह पूरा करता है तो वह व्यक्ति निवासी होता है। अब ये कौन कौन से शर्त हैं, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए। तो यहाँ हम एक एक को लेते चले जा रहे हैं कि व्यक्ति जो है, यहाँ एक व्यक्ति का निवास स्थान निर्धारित करने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं। शर्तें, ठीक है, भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत शर्तों को हम देखेंगे। तो भारतीय आयकर अधिनियम की धारा अंडर सेक्शन 6(1), ठीक है, इसके अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है
तो रेसिडेंस इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं, रेसिडेंस नॉन रेसिडेंशियल, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और आपके नॉन रेसिडेंस। तो व्यक्ति इंडिविजुअल करदाता के अंतर्गत आता है, व्यक्तिगत होता है, पर्सन है, इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है, जिन्हें किसी विशेष नाम से प्रदर्शित किया जाता है या संबोधित किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, है ना, राम, मोहन, रमेश, जो भी है, एक व्यक्ति विशेष की हम बात करते हैं। तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति करदाता किसी गत वर्ष में भारत में निवास स्थान यानी कि उसकी निवासी स्थिति निर्धारित करने के लिए उसको दो प्रकार की शर्तों को पूरा करना होता है। तो इसमें इसकी शर्त जो है इसको हम दो श्रेणी में बांटते हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। ठीक है, इन दो तरीकों में रखा गया है। कैटेगरी ए की शर्तें व्यक्ति की निवास स्थिति होने से संबंधित है, जबकि कैटेगरी बी जो है उसके असाधारण निवास होने की स्थिति को प्रदर्शित करता है या निर्धारित करता है। तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, ये दोनों ही शर्तों का उल्लेख होना यहाँ जरूरी होता है। और इन दोनों श्रेणियों को, इसमें से हम ये देखते हैं कि श्रेणी ए होने की क्या शर्तें हैं। तो एक व्यक्ति भारत में किसी गत वर्ष में निवास तभी माना जाएगा जब वह व्यक्ति संबंधित गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, हम इसके जो शर्त हैं उसको देखते हैं, है ना, निवास स्थिति होने के इसके शर्त। तो इसमें शर्त है, पहला तो भारत में गत वर्ष, ठीक है, संबंधित गत वर्ष। तो गत वर्ष यानी कि प्रीवियस ईयर में, है ना, संबंधित गत वर्ष में व्यक्ति जो है भारत में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन, ठीक है, भारत में वो कितना दिन, 182 दिन रहा हो। कौन से ईयर में, प्रीवियस ईयर में, गत वर्ष, यानी कि आपका कर निर्धारण वर्ष। मैंने आपको पूर्व में जो महत्वपूर्ण परिभाषा है उसको मैंने आपको बताया था, उसमें गत वर्ष भी बताया था। गत वर्ष अर्थात कि करंट ईयर के पहले के वर्ष, है ना, गत वर्ष होता है जिसमें कि व्यक्ति जो है अपनी आय की गणना करता है ना। तो वह व्यक्ति संबंधित गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहा हो, अथवा वह व्यक्ति संबंधित गत वर्ष में गत वर्ष से पूर्व के, दूसरा गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों, ठीक है, 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन, ठीक है, 365 दिन, 365 डेज, ठीक है, भारत में रहा हो उस गत वर्ष में भी कुल मिलाकर कम से कम 60 दिन, ठीक है। ये गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन तथा उस गत वर्ष में कुल मिलाकर 60 दिन, ठीक है, 60 दिन, ये काफी महत्वपूर्ण है, कुछ अपवादों को छोड़कर, है ना, 60 दिन भारत में रहा हो, ठीक है। तो ये आपका जो उपरोक्त शर्त है ना, तो एक भारतीय रेसिडेंशियल हम देखते हैं तो उसमें
उसकी निवास स्थिति को हम प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि he has been in India for a period of last 182 days or more in the relevant previous year. Next, he has been in India for a period of 365 days or more during four previous year. Intermediate proceeding the relevant previous year, and also he has been a period of 60 days or more, including crediting expenses 182 days or more during the relevant previous year. तो कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसको छोड़कर, कुछ अपवाद हैं उनको छोड़कर ये दो मुख्य शर्तें हैं जो कि फॉलो करने की आवश्यकता होती है। तो एक भारतीय नागरिक गत वर्ष में रोजगार के लिए वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी स्थिति में हो सकता है। तो यहाँ ये देखना होता है कि जैसे कि अपवाद मैंने आपको बताया, कुछ अपवादों को छोड़कर, तो कुछ अपवादों की दशा में 182 दिन माना जाता है। इसमें एक है गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन तथा गत वर्ष में कुल मिलाकर 60 दिन, यानी कि जो प्रीवियस ईयर है उसमें वह 60 दिन हो जो आपके प्रीवियस के 4 वर्षों में रहा है उसके अंतर्गत, कुछ अपवादों को छोड़कर। तो जो अपवाद है 182 दिन के, कुछ अपवादों की दशा में 182 दिन है, ये 60 दिन की जगह में 182 दिन, ठीक है, 182 दिन। तो ये अपवाद स्वरूप, तो ये अपवाद में क्या है कि जैसे कि इसमें देखते हैं कि भाई जो आपका शर्त 2 जो है इसके अंतर्गत जो 60 दिन के स्थान पर 182 दिन रहने का जो नियम है उसमें यह है कि एक भारतीय नागरिक गत वर्ष में रोजगार हेतु यदि विदेश जाता है अथवा किसी भारतीय जहाज के कर्मचारी के रूप में भारत से बाहर जाता है तो उसे निवासी होने के लिए उस गत वर्ष में 60 दिन के स्थान पर कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन उसको भारत में रहने की आवश्यकता होती है, अनिवार्यता होती है। दूसरा, यदि मान लीजिए करदाता भारतीय नागरिक है या भारतीय मूल का व्यक्ति है या विदेश में रह रहा है, गत वर्ष में किसी भी कार्य से भारत भ्रमण पर आता है, यानी कि भारत यदि वो घूमने के लिए आता है तो उसके निवास होने के लिए गत वर्ष में 60 दिन के स्थान पर, यानी कि वो 60 डेज के जगह में उसको कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन भारत में रहना अनिवार्य होता है। तो संबंधित गत वर्ष का आशय उस गत वर्ष से है करदाता का निवास स्थान जहां निर्धारित किया जा रहा है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि भाई रोजगार के लिए है यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए है, तो भारतीय आयकर अधिनियम में रोजगार शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, उसको डिफाइन नहीं किया गया है कि भाई जो आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए है या एम्प्लॉयमेंट के लिए है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए यदि वो आता है तो इसको यहाँ पर भारतीय आयकर अधिनियम में उसको डिफाइन नहीं किया गया है। एक व्यक्ति जो है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने आप को किसी भी कार्य में नियोजित कर सकता है, मतलब उसमें उसको एड कर सकता है, वो काम कर सकता है। जैसे उस व्यक्ति के द्वारा स्वयं को पूरी तरीके से किसी में प्रैक्टिस में लगा रखा हो या व्यवसायी द्वारा अपने व्यवसायिक क्रियाओं के लिए वह विदेश में शिफ्ट कर लेता हो, यदि कोई व्यक्ति केवल रोजगार तलाशने के लिए यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए यदि वो भारत छोड़ देता है, ठीक है, तो इस तरीके की ये अपवाद है जिसको कि आपको देखना है ना। तो ये मुख्य बातें हुई। तो ये यहाँ पर हम कहेंगे यदि इन दोनों शर्तों को वह पूरा करता हो तो वह क्या होगा, साधारण निवासी होगा, ठीक है, उसको निवासी माना जाएगा, यानी कि व्यक्ति का साधारण निवासी होना ये उसको तय करता है, यानी कि वह कैटेगरी ए श्रेणी में यदि आता है तो वह साधारण निवासी होगा। यानी कि जब एक व्यक्ति जो है श्रेणी ए के दोनों शर्तों को इसके अंतर्गत निवास की श्रेणी में आ जाता है, लेकिन साधारण निवासी है या असाधारण निवासी है यह भी यहाँ पर इसको तय करना होता है। और इसके लिए भारतीय आयकर अधिनियम में इसके लिए परिभाषित इसको किया गया है। तो यहाँ देखें कि
गत वर्ष में एक व्यक्ति भारत में कम से कम 182 दिन रहे, ठीक है, एक भारतीय नागरिक की दशा में जो गत वर्ष में रोजगार के उद्देश्य से विदेश आता है। दूसरा ये सॉरी, इसी के अंतर्गत हम दूसरा देते हैं, ये मुख्य शर्तें हैं और इसके साथ में अतिरिक्त एडिशनल शर्त जो है वह भी यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूं। और इसके बाद फिर हम निवास स्थिति को एक साथ हम देखेंगे कि कौन साधारण निवासी है, कौन असाधारण निवासी है और कौन अनिवासी है। तो ये आपके मुख्य शर्तें हुई। दूसरी जो बेसिक शर्त है, बेसिक शर्तों में भी दो शर्तें दी गई हैं। पहला, वह गत वर्ष से ठीक पूर्व के, मैं नोट नहीं कर रहा हूं, आप नोट कर लेंगे, वह जो असाधारण निवासी होने की जो शर्तें हैं श्रेणी बी जिसको कि माना जाता है, वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से कम 9 वर्ष भारत में अनिवासी रहा हो, अर्थात उसे 10 वर्षों में से 9 वर्ष, ठीक है, और वह गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 729 दिन या इससे कम भारत में रहा हो। ओके, तो निवास स्थिति जो है वह इसी के आधार पर उसमें साधारण, असाधारण और अनिवासी, इसकी हम बात करते हैं। तो व्यक्ति का साधारण निवासी होना ये तय हो गया आपका कि वह असाधारण निवासी है या साधारण निवासी। यहां पर हमको यह देखना होता है कि भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति के साधारण निवासी होने से संबंधित कहीं भी किसी भी शर्त का उल्लेख जो है वह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसको देखना कि भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति का निवासी होना या अनिवासी होना कब होगा। तो इसमें वैकल्पिक शर्त जो है, मुख्य शर्तों को छोड़कर वैकल्पिक शर्तें जो हैं, एक व्यक्ति करदाता किसी गत वर्ष में उसका साधारण निवासी होने के लिए उसको श्रेणी ए का, कैटेगरी ए यानी कि मुख्य शर्तों का उसको पालन करना होता है। दूसरा मुख्य शर्त जो वैकल्पिक शर्तें हैं उसमें पहला, वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से कम 2 वर्षों तक भारत में निवासरत रहा हो, निवासी रहा हो, अर्थात वो हम ये कहें कि जो मुख्य शर्तें हैं इनमें से कम 2 वर्ष तक कोई भी एक शर्त को वह पूरा किया हो गया हो, है ना। दूसरा, वह गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 729 दिन यानी कि 730 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो, है ना। तो ये आपके मुख्य शर्त और अतिरिक्त शर्त। ओके, क्लियर हुआ आपको शर्तें? आप सभी को शर्तें क्लियर हुई? जी सर। मैं आपको फिर से बता देता हूं, भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति के निवास स्थिति को स्पष्ट करने के लिए 2 आपको परिभाषा दी गई है, 4 इसके मुख्य शर्तें हैं। इसको हम 2 भागों में विभाजित किए हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी बेसिक शर्त जो है, बेसिक शर्त क्या है उसका आपको मैंने बताया, बेसिक शर्त, ठीक है, कि गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहा हो, गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन। फिर उसके बाद उसको अलग से हमने किया कि गत वर्ष व्यक्ति के गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में से भारत में कुल मिलाकर 2 वर्षों तक के रहा हो, 9 वर्षों में अनिवासी रहा हो अर्थात 10 वर्ष का रहा हो, ठीक है, और 7 वर्षों कुल मिलाकर 729 दिन रहा हो। ठीक, क्लियर है?
आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट डे इसमें आगे हम निवास